Good morning, class. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. ma'am. Good morning, ma'am. Today we'll start the new topic, that is depreciation. Depreciation. Now, what is depreciation? Depreciation, we have already discussed this term in final accounts. So, what we used to do in final accounts, we used to deduct the amount of depreciation from the fixed asset, correct? So, basically, what do you mean by depreciation? Depreciation is basically the reduction in the value of an asset. Depreciation basically क्या होता है बेटा? एसेट की वैल्यू में जो गिरावट होती है उसको हम लोग कहते हैं depreciation. All right. So first of all, I'll be writing one definition of depreciation. You all will learn that depreciation definition. Depreciation is the gradual and permanent decrease. Gradual मतलब धीरे धीरे. Gradual means slow reduction and a permanent decrease. That decrease is permanent in nature क्योंकि हम उसकी वैल्यू वापस बढ़ा नहीं सकते हैं. Correct? In the value of an asset from any cause. From any cause. So depreciation बेटा basically एक एसेट की वैल्यू में गिरावट कही जाती है और वो गिरावट कैसी होती है? वो गिरावट ग्रेजुअल होती है. दैट मींस इट्स अ स्लो प्रोसेस व्हिच गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. करेक्ट? एंड द रिडक्शन इज परमानेंट इन नेचर. जो रिडक्शन है वो परमानेंट है. ऐसा नहीं है कि अगर आज एक एसेट की वैल्यू 10,000 से 9,000 हो रही है तो अगले साल वापसी उसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी. नहीं. That reduction is permanent in nature and the cause could be any. वो जो वैल्यू में गिरावट आती है वो कुछ भी हो सकती है. ओके. So what are the various causes of depreciation? Depreciation आखिर होता क्यों है? किस कारण से हमारे assets की वैल्यू गिरती है? So now we'll do causes of depreciation quickly. The first cause of depreciation is usage of assets, right? By constant use. आपको भी पता है, if you are buying any asset for yourself, for your personal use or for your official use, तो वो धीरे धीरे उसकी आप यूसेज करते हो जो. So while you are using any product, the value of that product is depreciating. ठीक है? आप अगर कल वो माल लेके मार्केट में जाओगे and you will tell them कि sir I don't want to use this anymore, I want to sell this product. So will they give you the same value of the product? No. आपको सेम प्राइस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा चाहे आप उसको एक हफ्ते बाद ही रिफंड क्यों ना करने जाओ, वापस क्यों ना करने जाओ. सो क्योंकि हमने उस एसेट को यूज कर लिया है तो सबसे पहला कारण डेप्रिसिएशन का है कि यूजेज की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है. करेक्ट? सेकेंड पॉइंट है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम. टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा एसेट की कीमत उतनी ही कम होती जाएगी. ठीक है? बहुत इजी पॉइंट्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट बाय ऑब्सोलीसेंस. Now what do you mean by obsolescence? Obsolescence is outdated technology. Outdated technology. You also know कि कितनी तेजी से हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं. करेक्ट? अगर हमने आज एक प्रोडक्ट खरीदा है, कहो आप आफ्टर 6 months you will get a new product with a different updated features. तो जो आपका पहला प्रोडक्ट है with the old features, definitely that is not going to be required by the public anymore. This can be explained with the help of cell phones. आप देखो कैसे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं. जैसे ही नए मॉडल्स आते हैं पुराने वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली इन कंपैरिजन टू द न्यू प्रोडक्ट गेट्स डेप्रिसिएटेड. सो ऑब्सोलेसेंस बेसिकली मींस जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है पुराने प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है उसकी वैल्यू में. करेक्ट? फोर्थ पॉइंट इज बाय एक्सीडेंट. बाय एक्सीडेंट मींस यू आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट एंड हो सकता है आपकी मशीनरी जो है उसमें डैमेज हो गया है. ठीक है? जैसे हम लोग ने नई बाइक वगैरह खरीदी एंड यू हैव मेट विद एन एक्सीडेंट. तो अब उस बाइक की वैल्यू जो आप 1 लाख रुपीस की लेकर आए थे शोरूम से, बट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट द वैल्यू हैज डेप्रिशिएटेड टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट. ऑल राइट. देन नेक्स्ट बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस.
पहले प्राइस कुछ था, अब मार्केट में ही इसका प्राइस गिर गया है. So this is also one of the reasons and one of the causes of depreciation by permanent fall in the market price. Correct? Now why do we provide depreciation? हम depreciation लगाते क्यों हैं? ताकि हमें अपने assets की बेटा correct value मिल सके, हमें अपने financial position का true picture मिल सके. क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे, हम अपने assets को अपनी true value पे दिखाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि हमको profit बिल्कुल गलत दिखाएगा. ठीक है ना बेटा? तो ये भी हमको करना चाहिए कि डेप्रिसिएशन हर साल के प्रॉफिट से कम जरूर करना चाहिए, ऑल्दो इट इज नॉट द आउटफ्लो. अच्छा, कोई मेरे को ये बताए, जब हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग यहाँ पर दिखाते थे टू डेप्रिसिएशन, करेक्ट? ये आया मान लीजिए 20,000. सो क्या ये एक्चुअल आउटफ्लो है क्या कैश का? इज इट शोइंग द आउटफ्लो ऑफ कैश? Can anybody tell me? No, ma'am. No, it's not showing the actual outflow of cash. It's just that we are reducing the value of the asset by 20,000 to get the true financial position. अगर हम लोग ये यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो जो हमारा यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आएगा, this will not be true. ये हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं आएगा. इसीलिए to get the true net profit and to get the true figures in the balance sheet, we have to reduce the amount of balance sheet from the gross profit. Correct? अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे बेटा. सबसे पहले एंट्रीज भी, दे कैन गिव यू जर्नल एंट्रीज आल्सो आस्किंग यू कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम थिंग्स. तो सबसे पहले थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज है इसकी, एंड यू ऑल विल बी इजी एबल टू डू इट. व्हाट इज द एंट्री व्हेन वी बाय एनी एसेट? मैम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो पहली एंट्री हम लोग क्या करते हैं? एसेट अकाउंट. एंट्रीज के बाद यू विल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दी एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, अगर हमने कैश पेमेंट कैश से करी है तो बैंक की जगह कैश आएगा. अगर हमने क्रेडिट पे खरीदी है तो यहाँ पर हम वेंडर लिख देंगे. ठीक है, वेंडर अकाउंट. ये पहला हो गया. ये किसकी एंट्री है? ये एंट्री है for purchase of asset. For purchase of asset. This is the journal entry for purchase of asset. ठीक है बेटा. दूसरी चीज, हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की एंट्री क्या होती है? हम लोग ने कैसे लिखते थे बेटा? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप टू डेप्रिसिएशन लिखते हो ना, टू डेप्रिसिएशन. तो अगर हम किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराएंगे तो क्या वैल्यू होगी उसकी बेटा? उसकी क्या वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराने की? डिक्रीज होगी. हाँ, तो उस एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे एंड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे. बिकॉज डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है. ठीक है, इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ लॉस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, देयरफॉर इट इज डेबिटेड. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. करेक्ट? और ये एंट्री किस लिए हमने करी है? फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. This is for providing sorry, for providing depreciation. Correct? अब थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? जब हम इस एसेट को बेच रहे हैं, जब हम इस एसेट को बेचेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक में पैसा आ गया हमारे, करेक्ट, और एसेट हमारे पास से चला गया. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. दिस इज for the sale of asset. For the sale of asset. Correct? Now, when the asset has been sold, the two situations must have been there. Either we would have incurred loss, we would have suffered the loss, or secondly we would have made the gain. तो पहली सिचुएशन है जब आपने एसेट बेचा है आपको लॉस हुआ है, और दूसरी सिचुएशन है जब आपने एसेट बेचा है आपको गेन हुआ है. सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? अगर आपको किसी चीज पे लॉस होता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा? लॉस को क्या करते हैं अकाउंट्स में? नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस. करेक्ट. तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसकी एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट टू एसेट अकाउंट. करेक्ट? एंड अगर गेन होगा हमारे पास तो एसेट अकाउंट डेबिट
to gain on sale of asset. To gain on sale of asset account. Correct? अब एक आपका बहुत सिंपल चीज जो पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव्स में, या दे कैन आस्क यू इन एनी केस स्टडी फॉर्म आल्सो, अदरवाइज तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है. सी, एक हमने मशीन परचेज की है, परचेज्ड अ मशीन. This is not basically a complete numerical, this is just an example. One machinery has been purchased by a company for 90,000, correct? And it has also spent on carriage, भाड़ा भी दिया है उसने, ठीक है, carriage पे, and on erection of machinery, मशीन को इंस्टॉलेशन कराने के लिए भी उसने पैसा खर्च किया है कंपनी ने, and that amount was 10,000 rupees. So the total amount that has been spent on acquiring a machinery and bringing it to the factory and getting it installed was 90,000 plus 10,000, 1 lakh rupees. Correct? Now, estimated life of machinery. Estimated life of machine. क्या माना गया है कि ये मशीन कितने साल तक चलेगी? 10 साल तक. माना गया है कि this machine is going to generate productivity or will have the productivity till 10 years. Correct? ये हो गया हमारा 10 साल इसकी लाइफ है, और 10 साल बाद जब हम इसको बेचेंगे तो हमने माना है कि हमको इसको बेच के कबाड़ में इसकी स्क्रैप वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 20,000. ठीक है, इस मशीनरी को बेच के आफ्टर 10 साल जब हम इसको बेचेंगे तो हमको जो इससे पैसा मिलेगा वो होगा 20 साल. तो इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको पहले तो निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन. एनुअल डेप्रिसिएशन ये बहुत छोटा सा है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन you should know how to do it. So the formula for calculating this is cost of machinery minus scrap value upon estimated life of an asset. मैम 80,000 आ रहा है. 8,000. 8,000 आएगा बेटा. इसमें सब्स्टिट्यूट करो. कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था? 1 लाख आफ्टर एडिंग इरेक्शन चार्जेस एंड कैरेज, माइनस स्क्रैप वैल्यू वाज 20,000, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? कितने साल हमने माना है वो मशीन चलेगी? 10 साल. 80,000 अपॉन 10. एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा हर साल का? 8,000. मतलब जो आपकी 1 लाख वाली मशीन है, हर साल उस पे 8,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा. ठीक है, फॉर अनदर 10 years. पहली चीज तो ये फॉर्मूला आप लोग प्लीज अपनी कॉपीज में नोट कर लेना व्हेन आई विल सेंड यू द नोट्स. एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट, मशीनरी या एसेट, माइनस इट्स स्क्रैप वैल्यू अपॉन द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. करेक्ट? अब इसमें अगर आपको हम बोले, ये तो 8,000 आपका अमाउंट में आ गया डेप्रिसिएशन. अगर आपको रेट कैलकुलेट करना हो, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बेटा? 8%. 8%. करेक्ट. उसका फॉर्मूला होगा एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपका आया है अपॉन कॉस्ट ऑफ एन एसेट, अपॉन कॉस्ट ऑफ एन एसेट into 100. So 8,000 upon cost of an asset was 80,000. नहीं 80 नहीं था, 1 lakh. Sorry, 1 lakh का. Upon 1 lakh into 100. तो अगर एनुअली ये मशीन डेप्रिशिएट कर रही है, कितने रेट से कर रही है? 8% से डेप्रिशिएट कर रही है ये मशीनरी. ठीक है, दिस वाज जस्ट द बेसिक पार्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट डेप्रिसिएशन इज एंड हाउ इज द वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे एंट्रीज होती है. अब जो मैं आपको समझाऊंगी अब आपको क्लियर होगा, तभी मैंने इतना सारा ये इंट्रोडक्शन पढ़ाया, अदरवाइज आई वुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल्स. अब एक सिंपल सी चीज देखो बेटा, जब आपका ये आएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, दे विल बी आस्किंग यू टू प्रिपेयर द एसेट अकाउंट. मतलब वो वाला एसेट जो हमने खरीदा है और जिसपे डेप्रिसिएशन हो रहा है.
ठीक है, आपको वो कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो इसमें आपको 2 अकाउंट्स बनाने होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स। फर्स्ट वुड बी दी एसेट अकाउंट दैट यू आर परचेजिंग। आप जो मशीन खरीद रहे हैं या आप कोई भी जो भी एसेट खरीद रहे हैं, यूजुअली मशीनरी होता है, प्लांट होता है, उसका अकाउंट बनाने को आएगा आपको। एंड सेकेंड थिंग जो आपको आएगा वो आ सकता है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जैसे हम इसी क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं, जैसे इसमें हम लोग ने क्या खरीदा है? मशीन। तो कैसे बनेगा मशीनरी का लेजर? देखिएगा, जैसे हम लोग लेजर्स बनाते थे सेम वैसे ही बनेगा बेटा। Machinery account is written like this. Then we'll make a ledger, proper ledger. Date, particulars, amount. Okay, I usually make a double line after this so that we could differentiate between the debit and the credit and it gives a beautiful presentation also. Again, date, particulars, amount. जिसको ये क्लियर हो जाएगा उसको पूरे डेप्रिसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा बेटा कि आपको कितने साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले तो आपको सारी ये वैल्यूज निकालनी है एंड इट हैज आल्सो मेंशन्ड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स दे हैव गिवन, क्योंकि ये अदरवाइज बहुत लंबा चल जाएगा। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स दे हैव मेंशन्ड। ऑलराइट, सो सबसे पहले 2015 को हम लोगों ने ये मशीन खरीदी है 1 अप्रैल को, अप्रैल 1, करेक्ट। कितने की हमने बेटा मशीनरी खरीदी थी? 90,000 की। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है जब हम मशीनरी खरीदते हैं? Machinery account you have to cash. To cash or to bank, correct? Usually Yes. you will do all the transactions in bank over here unless and until it is mentioned that they have purchased everything for cash. If nothing is mentioned, please always try to do all the transactions via bank. So to bank account, we have purchased the machinery for rupees 90,000, correct? हमने इसके कैरेज और हमने इसके इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा किया था। So you will do it individually to bank, करेक्ट। ब्रैकेट में आप लिख देना आपने कौन सा एक्सपेंस करा, 10,000। मैं तो टोटल एक ही साथ लिख देती हूँ। आप बुक्स देखोगे तो बुक्स में वो लोग अलग अलग भी करेंगे, बुक्स में वो लोग कंबाइन भी कर देते, सो नॉट अ प्रॉब्लम। हमारा बेसिकली आ गया कि हमने 1 लाख रुपए खर्चा किया था इस मशीनरी को एक्वायर करने में, करेक्ट। साल का डेप्रिसिएशन, हाँ बोलो बेटा। Ma'am, we can do combined also, no? हाँ, वी कैन डू कंबाइंड ऑल्सो, इट्स अप टू अस। हम तो यूजुअली बेटा कंबाइंड ही करते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैंने इसलिए दिखाया, यू ऑल शुड नो व्हाट आर द डिफरेंसेस। अब इस पे डेप्रिसिएशन जो था पहले साल का 8,000 था, करेक्ट। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो ईयर खत्म कब होगा बेटा? 31 मार्च, करेक्ट। तो अब यहाँ एक करेक्शन करना है हमको। यहाँ करेक्शन क्या करना है? ये फाइनेंशियल ईयर है 2015-16, 2015-16, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि किसी भी एसेट पे जब डेप्रिसिएशन होता है, ये देखो मैंने जर्नल एंट्री क्या पास की थी, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। तो यहाँ पे टू एसेट क्रेडिट में है, डेबिट वाली चीज ऑटोमेटिक क्रेडिट में चली जाएगी, जैसे मैंने लेजर कराया था आपको। सो दिस विल बी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट विच वाज 8,000 रुपीज, करेक्ट, हम लोग ने निकाला था। उसके बाद अब इस मशीन का बैलेंस कितना आया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 1 लाख रुपए में से 8,000 माइनस करो, 92,000. 92,000 इज द बैलेंस ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर। इसको टोटल करते हैं और इसकी बैलेंसिंग करते हैं। 1 लाख रुपए। अभी किसी को नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट इट अगेन। द फर्स्ट ईयर एंड्स ओवर ईयर, ऐसे ही हमको 4 साल तक करना है। नाउ 2016, 17, 16, 17, 1 अप्रैल, फिर से अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब उस मशीन की कीमत कितनी बची?
92,000. 92. 31st March, by depreciation account. Again, we have to do the same procedure, correct? By depreciation account. इसमें कितना depreciation है? 8,000 हमने फिर लिख दिया. By balance carried down, 92 minus 8 gives us 86,000. 86 or 84? 84. 84. 84. 84. 84,000. इसका फिर से टोटल करेंगे. सेकेंड ईयर का भी काम खत्म. 92 करेक्ट. अब 17-18 1st of April, to balance brought down 84,000. अब यहाँ पे 31st March फिर से सेम चीज बेटा. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000. Now 84,000 minus 8,000 is 76,000. 76,000. By balance carried down 76,000. सेम चीज हमको 4th ईयर के लिए भी करनी है. That is 18 and 19. To balance brought down 76,000. फिर 31 March by depreciation again 8,000. फिर by balance carried down 76 minus 8 is 68,000. 68,000. Question finishes over here. अब वो आंसर कैसे चेक करेंगे? They will check your balance of machinery at the end of 4th year. वो आपका आंसर ये वाले फिगर से मैच करेंगे. अगर आपका फिगर 68,000 उनके से मैच कर गया, you will get full marks. मैच किया तो they will go step by step. All right? समझ में आया सबको बेटा ये अकाउंट कैसे बना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now look here. We have two main methods of depreciation. The first method is called the fixed installment method, and the second method is called the WDV method, which is written down value method. ये तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज थी जो मैंने इसलिए बताया था, so that you basically get the concept of depreciation and how is it charged against the asset. अब आपको बेसिकली जो पढ़ना है वो दो मेथड्स है. पहला मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड द सेकंड मेथड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये होता है बेटा, पहले मेथड में जो कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, उसमें हमको जो डेप्रिसिएशन होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे लगाना है हर साल. देखो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा. इसको यही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं. जैसे इसमें हमारी मशीनरी की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, ठीक है. अब 1 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन बेटा कितना होगा? 1 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 10,000. ठीक है. ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसको कहते हैं. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसके 3 नाम है, I'll write every name. तो इस पे मशीनरी का 1 लाख का 10% आया 10,000. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यही कहता है बेटा कि आपको हर साल डेप्रिसिएशन एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाना है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यही कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन